अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तब तक ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक तेहरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अमेरिका दबाव बनाकर और सीज फायर तोड़कर बातचीत करना चाहता है। वहीं इस्लामाबाद में होने वाली राउंड 2 की शांति वार्ता को लेकर भी संशय बना हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। क्या सीज फायर पार्ट 2 खटाई में पड़ता दिख रहा है? क्या ट्रंप की ईरान को धमकी वाली वार्ता को पटरी पर नहीं आने दे रही है? ये तमाम सवाल हैं जो इस शांति वार्ता को आगे बढ़ने में रुकावटें बन रहे हैं। तो इस पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हैं। बग्गा सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि आगे बातचीत होगी कि नहीं होगी दूसरे दौर की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और ट्रंप के सख्त रुख को कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता ग्लोबल और भारतीय बाजारों पर शॉर्ट टर्म में दबाव बनाए रखेगी? जी, बहुत सही कहा आपने। कहना मुश्किल हो रहा है। देखिए, यूएस डेलीगेशन नहीं चाहती कि वो पहुंच जाएं, उनके उपराष्ट्रपति पहुंच जाएं और सामने से ईरान नहीं आए। तो जहां उनको रविवार को पहुंचना था, फिर बोले रविवार को चलेंगे, फिर बोले सोमवार को चलेंगे। अब बात हो रही है कि शायद मंगलवार अमेरिकन टाइम को वो वहां से निकलेंगे। बट ईरान ने सीधा मना कर दिया है कि हमने तो अभी एग्री नहीं किया कोई भी डेलीगेशन भेजने के लिए। तो यार, यूएस भी नहीं चाहेगा कि वेटिंग रूम की तरह वहां पे जेडी वैंस बैठे रहें और ईरान की तरफ से कोई आए ना। तो ये बहुत बड़ा यूएस के लिए भी फेस का लॉस होगा। दूसरी तरफ ईरान भी नहीं चाहता कि वो पहुंच जाए और अमेरिकन ना आए या अमेरिकन बमबारी कर दें, जैसे 27 फरवरी को उन्होंने कहा था। अब इसमें अवधि खत्म हो रही है सीज फायर की। वैसे तो आज रात को खत्म हो जाता, बट ट्रंप ने थोड़ा बढ़ा दिया अपना कैलकुलेशन। तो अब गुरुवार सवेरे इंडिया टाइम ये सीज फायर की अवधि खत्म हो रही है। तो पहली चीज हमें देखना है कि सीज फायर को एक्सटेंड करते हैं ट्रंप के नहीं। दूसरा, बातचीत के लिए क्या दोनों पक्ष भेजते हैं दूत? स्टाफ तो पहुंच गए हैं, तो काफी उनके जो ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ है वो सब पहुंचते जा रहे हैं, ईरान से भी और अमेरिका से भी। बट जो चीफ नेगोशिएटर्स हैं उनका अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है। तीसरा फिर बात है, अगर बैठक में आ जाते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है। एक, जिससे मार्केट ने एक्सपेक्टेशन बहुत नीचे रखा है, तो एक बात यह है, अगर 2 हफ्ते अवधि बढ़ जाए सीज फायर की ओर, उससे भी चैन का सांस मार्केट लेगा। इसमें दो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स अब अल जजीरा और ईरानियन मीडिया ने किया है रिपोर्ट, वेस्टर्न मीडिया ने नहीं किया। जी। एक, के कल से ईरानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स फिर से शुरू हो रहे हैं 50 दिन के बाद। तो अगर वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ा रहे हैं तो मतलब उनको बमबारी की आशंका नहीं है। दूसरा, कि एक ईरानियन टैंकर गल्फ से स्ट्रेट के अंदर आ गया, अरेबियन सी से स्ट्रेट के अंदर आ गया। तो क्या अमेरिका ने उसको जाने दिया? ये दोनों राहत की बात हो सकती है, बट पुष्टिकरण का हम वेट कर रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया इसका पुष्टिकरण करे। अभी ईरानी मीडिया और अल जजीरा में ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, दीपक जी। ये बड़ी शानदार अपडेट सर आपने दी। यानी कुछ कुछ संकेत हैं कि सीज फायर जो है जारी रह सकता है, बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर ईरान पर लगी नाकेबंदी जारी रहती है, सीज फायर पर सहमति नहीं बनती है, तो इसका क्रूड पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि भारत एक बड़ा इंपोर्ट करता है क्रूड, वहाँ से एक भारी 50 से 60% हिस्सा वहाँ से आता है। और अभी भी जो स्थिति है उसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये सीज फायर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बातचीत होगी कि नहीं होगी। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी इम्पैक्ट इससे होती हुई दिखेगी सर? देखिए, अगर ये साल के अंत तक इस तरह की कीमतें रह जाएं तो हमारा 2% जीडीपी कम हो जाएगा। तो जहां हम 7-7.5% सोच रहे थे, 5-5.5% या उससे भी नीचे आ सकता है। जून तक इन्फ्लेशन हमारी 4.5% क्रॉस कर जाएगी। और उसके साथ अगर मॉनसून में गिरावट आई, एल नीनो बोल रहे हैं कि बड़ा तेज आने वाला है, बहुत भयंकर आने वाला है एल नीनो, जो नॉर्मली हमारे मॉनसून में तबाही लाता है, मॉनसून नहीं आता ठीक से। तो अगर वो आता है
साथ में इसके तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी आशंका क्या है? ज्यादातर मार्केट्स कॉम्प्लेसेंट है, मार्केट कह रहा है ये 2 हफ्ते में निपट जाएगा, दोनों तरफ लड़ाई करने का सामर्थ्य नहीं है, ना उनके पास मनोबल बचा है दोनों का। अभी ये इस तरह के पोजीशंस ले रहे हैं कि नेगोशिएटिंग टेबल पे जितना ज्यादा मांग के फिर बैठे, ताकि फिर उससे नेगोशिएट डाउनवर्ड्स कर सके। तो मार्केट इस माहौल में है, थोड़ा मार्केट यही समझ रहा है कि ज्यादा इससे बेचैन नहीं होना। अगर ये बढ़ गया, जो $70 हमारा औसतन तेल आ रहा था, वो अगर 100 पे भी आने लग गया, जी। तो लगभग आपका $50 बिलियन का इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है। जी। और साथ में हर $10 पे, 70 से हर $10 पे सालाना आपका 0.25 से 0.3% हम्म। इन्फ्लेशन बढ़ता है और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। ठीक बात है सर। अगर शांति वार्ता जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, अनिश्चितता लगातार बनी हुई है, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, क्या बाजार, भारतीय बाजार पहले से ही इन जोखिमों को प्राइस इन कर चुका है, या आगे और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है? क्योंकि आज तो बाजार ठीक थे, आगे क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, आज बाजार ने अच्छा किया, बावजूद इसके कि एफआईज का सेलिंग फिर से लौटा काफी तेजी से। कल और आज एफआईज ने बेचा 1900 करोड़। उसके बावजूद हमारा मार्केट ने अच्छा प्रदर्शन किया। बट मैं कहूंगा मार्केट्स तो कॉम्प्लेसेंट है, मार्केट यही सोच रहे हैं कि 2 हफ्ते में ये निपट जाएगा। और अच्छी बात यह है कि 50% तक जो पहले तेल आता था वो जारी हो जाएगा 2 हफ्ते में आना फिर से। और भारत का इतना फासला नहीं है गल्फ से, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी होगी, क्योंकि हमारे को सीधा वो तेल आ सकता है, हमारे जहाज जा सकते हैं, और 10-15 दिन में हम पूरा तेल नॉर्मलाइज कर सकते हैं भारत का। तो भारत तो मार्केट यही सोच के चल रहे हैं, यहां से बिल्कुल दौड़े नहीं मार्केट, क्योंकि यही देख रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई, जो 30-35% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रंप सीज फायर ना बढ़ाएं, कल ईरान नहीं आता है मेज पर बैठने के लिए, और ट्रंप फिर बमबारी शुरू कर देते हैं गुरुवार सवेरे से, तब क्या होता है? वो मार्केट ने अभी फैक्टर नहीं किया है दीपक जी। वो इतना ही फैक्टर हुआ है कि तेजी से मार्केट नहीं दौड़ा है 26,000 की तरफ। जी। वो 24,500, 24,800 लेके फिर लौट जाता है, क्योंकि अगर ये हुआ जी। थर्सडे को बमबारी, फिर आपका 22,000 भी कहीं नहीं जाता है। ठीक है सर। तो ऐसे में अगर मान लीजिए डिप्लोमेटिक समाधान नहीं होता है, टकराव बढ़ता है, बमबारी शुरू होती है, तो निवेशकों को अपनी स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करना चाहिए सर? क्या ये समय डिफेंसिव सेक्टर्स की ओर शिफ्ट होने का है, या फिर और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, भारतीय निवेशक तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो 4 करोड़ एसआईपी चल रहे हैं, वही सबसे बेहतरीन तरीका तो वही है कि आप टाइमिंग ना सोचें, बॉटम ना पकड़ें मार्केट का। हो सकता है 30 मार्च को, 2 अप्रैल को ऑलरेडी यहाँ पे बॉटम लग गया है, बट ये जब मार्केट गिरते हैं ना, बीच में बड़ी तेजी से हम देखते हैं कि ऊपर जाते हैं मार्केट और फिर वापस आ जाते हैं नीचे। तो ये अभी खतरा टला नहीं है, यही सोच के चलना है। तो पहले तो कैश कंजर्व करिए। दूसरा, 2 साल का मिनिमम आप अपना खर्चा जो है वो फिक्स्ड इनकम में रखिए, पहले वो भरिए। 10-15-20% आपका पोर्टफोलियो कैश में रखिए, हम्म। कि अगर इससे भी लोअर लेवल आते हैं उसके लिए तैयार रहिए। हम्म। फिक्स्ड इनकम में रखिए पैसा, कि 2 साल का खर्चा मैं आराम से उठा पाऊं। हम्म। फिर आप बॉटम पिकिंग का बातचीत शुरू करिए, उससे पहले नहीं। ठीक बात है। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, ध्यान रखने की ज़रूरत है सारे निवेशकों को। और क्योंकि जो स्थिति है उसमें अभी भी कुछ साफ नहीं है कि कल होने क्या वाला है। हालांकि सीज फायर की जो समय सीमा है वो ख़त्म होने वाली है। ईरान ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि बातचीत नहीं होगी जब तक नाकेबंदी हटेगी नहीं, और अमेरिका की ओर से भी बातचीत की बात ज़रूर हो गई, लेकिन बातचीत बढ़ नहीं रही आगे। तो यानी अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। बहुत शुक्रिया करेंगे अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये शानदार स्ट्रेटजीज और राय देने के लिए।